हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है। ज्योमेट्री का चैप्टर हमने पहले कर लिया था। इस चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो हमने पहले कवर किया है, जिसके अंदर हमने बात की है कि स्टेटमेंट क्या होता है, पोस्टुलेट, थ्योरम वगैरह, एक्सियम वगैरह। सो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, आज हमारा जो इंटेंशन रहेगा वो पूरी तरह से एक्सियम और पोस्टुलेट पे रहेगा। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। सो यूक्लिड ने कुछ ऐसे अजम्पशंस दिए ज्योमेट्री के अंदर, जिनको उन्होंने अजम्पशन को ही दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को उन्होंने एक्सियम्स बोला, एक को उन्होंने पोस्टुलेट बोला, ठीक है ना। अब यूक्लिड ने ये बोला कि एक्सियम और पोस्टुलेट है दोनों एक ही चीज, दोनों में डिफरेंट ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब हम किसी भी अजम्पशन को जो उन्होंने माने, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, 8, 10, 11 कुछ किताबें उनकी, जिनको उन्होंने ईच बुक को एलिमेंट नाम से कुछ लिखा है, ठीक है ना। सो उन्होंने अजम्पशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। जब उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे अजम्पशन जो सिर्फ ज्योमेट्री में काम में आते हैं, उन्होंने बोला उसको कहते हैं पोस्टुलेट, और जो थ्रू आउट द पूरी मैथमेटिक्स के अंदर काम में आते हैं उनको उन्होंने बोला एक्सियम्स। ये अजम्पशन क्यों है? मतलब ये ऐसी चीजें हैं या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको पहले ही प्रूफ हम कर चुके हैं, ठीक है ना। उनको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, सही। इनको बोलते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट। तो क्या उनके कुछ एक्सियम, उनके सबके सब तो हम नहीं लिख रहे, लेकिन कुछ एक्सियम जो उनके इंपॉर्टेंट थे वो कुछ एक्सियम लिखेंगे, कुछ पोस्टुलेट लिखेंगे और समझेंगे। दो एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, 5.1 और 5.2, सॉरी 5th वाला चैप्टर है, ये वाला तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला था। सो हमारी एक्सरसाइज रहेगी दो, 5.1, 5.2। 5.1 और 5.2 के अंदर हम वही पढ़ेंगे जो हम एक्सियम और पोस्टुलेट अभी पढ़ेंगे। अभी जो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या एक्सियम दिए, क्या पोस्टुलेट दिए, वो वापस आपको क्वेश्चन के तौर पर एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, ठीक है ना। सो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियम्स की। यूक्लिड्स एक्सियम्स, उन्होंने कुछ एक्सियम दिए यूक्लिड ने। वो क्या है, ये सारी चीजें अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर ये सब कुछ हमको आता है, ये सब हम जानते हैं बचपन से, लेकिन ये चीजें आपको अब समझ में आएगा कि स्टेटमेंट के तौर पर किस तरह से लिखा गया, ठीक है ना। स्टार्टिंग के टाइम, बहुत पहले की बात है, जब यूक्लिड के टाइम की बात करें तो उस टाइम चीजों को किस तरह समझाया जाता था, वो सारा कुछ अब लिखा जाएगा, ठीक है ना। सो चलिए बात करते हैं यूक्लिड के एक्सियम्स की। कुछ एक्सियम्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला यूक्लिड का जो एक्सियम है वो इस तरह से, थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, वन अनदर। मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि कुछ चीजें जो दूसरी चीजों के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर होती है। किस तरह से, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं मानूं भाई, मैथ्स के रेस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि x इज इक्वल टू वाई है एंड इफ y इज इक्वल टू z2 ये भी है, तो आप यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि अगर x y के बराबर है और y अगर x के बराबर है, y अगर z के बराबर है, तो यहां से अपन डायरेक्ट वे के इनडायरेक्ट वे के अंदर कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू z। सही बात है ना, ठीक है ना। ये यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम है, जिसके अंदर स्टेटमेंट आपके बुक में सारे लिख रखे हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट ये कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर ये x इज इक्वल टू y है, y इज इक्वल टू z है, तो z और x जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ आप एबीसी भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सियम है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये चीज हम पहले से भी जानते हैं, हालांकि आपने मैथ्स में पढ़ा है। सेकंड एक्सियम यूक्लिड का क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर इक्वल आर एडेड टू इक्वल है तो होल आर क्या होता है, इक्वल। सो सेकंड वाला क्या कहना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू लिखा है y, ओके। मैं इस साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कुछ ऐड करता हूं z को। सपोज मैंने यहां पे ऐड किया z को, और राइट हैंड साइड के अंदर मैंने z को ऐड किया, ठीक है ना। तो आप देखिए कि x प्लस z जो ओवरऑल आएगा वो भी फिर से इक्वल होगा कि नहीं होगा। कि अगर दो चीज इक्वल है तो उनके अंदर अपन कुछ इक्वल चीज को ऐड करें तो फिर से जो उनका सम आएगा वो भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। दिस इज द सेकंड एक्सियम यूक्लिड का, ठीक है ना। ये सेकंड एक्सियम है, स्टेटमेंट के तौर पर समझाया आपको, और मैथमेटिकली आप इसको समझ सकते। अब देखिए,
अब एक्सियोम से आपको क्लियर होता है कि एक्सियोम ऐसी चीज है जो कि ज्योमेट्री के अंदर भी काम आ सकती है और अदर जो मैथ्स रेस्ट मैथ्स है उसके अंदर भी काम आती है ये चीजें, ठीक है ना। इसको हम लाइन के रेस्पेक्ट के अंदर, एरिया के रेस्पेक्ट के अंदर भी हम इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल एरिया कैसे सर, जैसे x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड लिखा है ना, मैं ऐसे कहता हूं बेटा कि सपोज यहां पर मैंने जो x लिखा है, x इज इक्वल टू किसी ट्राइंगल का एरिया, मैंने मान लिया ट्राइंगल के एरिया का x माना, स्क्वायर के एरिया को क्या माना मैंने, y माना, और z माना मैंने किसी भी सर्कल का एरिया मान लीजिए, सर्कल के एरिया को z माना है, स्क्वायर के एरिया को मैंने क्या माना y, और ट्राइंगल के एरिया को क्या माना x माना। सो यहाँ पे क्या कह रहा है x इज इक्वल टू y, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है, और जो स्क्वायर का एरिया है वो सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया बराबर हो सकता है, क्या दिक्कत है, एरिया बराबर नहीं हो सकता है, डायमेंशन बिल्कुल बराबर नहीं। सो अगर ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है और स्क्वायर का एरिया अगर सर्कल के एरिया के बराबर है, तो यहां से आप इनडायरेक्ट वे के अंदर क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया सर्कल के एरिया के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बस वही चीज यहां पर। सो आप देखिए इसको आप ज्योमेट्री के तौर पर भी देख सकते हैं और रेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा वगैरह में इसको आप काम में ले सकते हैं, इसलिए इनको एक्सियोम्स कहते हैं। नोट कर ले, बिल्कुल नोट करना चाहिए तो। चलिए आगे देखते हैं थर्ड वाला एक्सियोम। एक्सियोम थर्ड, एक्सियोम थर्ड के अंदर यूक्लिड कहते हैं कि इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर आर इक्वल। सेकंड वाला हमने क्या किया कि अगर इक्वल के अंदर हमने इक्वल को ऐड किया तो क्या आया था, इक्वल है। अब हम अगर इक्वल में से इक्वल को माइनस करते हैं तो भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, सही बात है। हम तो ये हमेशा से करते आ रहे हैं कि अगर हमको दो चीजों को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 4 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, भाई 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिड यही कहते हैं, उन्होंने इसी तरह समझाया उनको, उन्होंने बोला कि अगर मैंने 2 को इसमें ऐड किया और इसमें भी 2 को ऐड किया तो ये भी क्या आएगा 6 और ये भी क्या आएगा 6, तो पहले भी इक्वल था और उसमें कुछ सेम ऐड करने पर फिर से इक्वल आया। इसी तरह से यूक्लिड ने क्या बोला कि अगर 4 इज इक्वल टू 4 है, -2 किया जाए तो आप देखिए कि यहां भी क्या रह जाएगा 2 और यहां भी क्या रह जाएगा 2, तो पहले भी इक्वल था और बाद में भी इक्वल आया। जब हम सेम चीज को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो फिर से वही चीज इक्वल आती है जो पहले थी, ठीक है ना। ये यूक्लिड का थर्ड वाला है। एक्सियोम आपको जितना हो सके कोशिश करना है कि आपको सीक्वेंस से याद रहे, जितना हो सकता है, ठीक है ना, कोई ऐसे प्रेशर की बात नहीं है, क्योंकि एक्सियोम कभी कभी एग्जाम के अंदर सीधा आता है कि फोर्थ वाला एक्सियोम के अंदर जो स्टेटमेंट बोला है वो गलत है सही है, ठीक है ना। सो हमको 4-5 एक्सियोम आपके दे रखे हैं, 6 से 7 एक्सियोम है, आपको लाइन से याद हो जाएंगे। फर्स्ट वाला एक्सियोम क्या था, किस तरह से, बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला एक्सियोम कह रहा है यूक्लिड का, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए ये कह रहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे पे ओवरलैप करना है। अगर एक चीज, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ये बुक है 9th क्लास मैथ्स की, ठीक है ना, 9th क्लास मैथ्स की बुक के ऊपर इसी की शेप की और इसी की डायमेंशन की अगर दूसरी 9th क्लास की मैं बुक रखूं तो पूरी तरह से इसको ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, इसी को कहते हैं वर्ड कोइंसाइड। समझ के बात, मतलब एक चीज अगर दूसरी चीज पर पूरी तरह से ओवरलैप करती है तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोइंसाइड, ठीक है ना। अब ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर एक चीज दूसरे के मतलब कोइंसाइड है तो इसका मतलब दोनों बराबर है। मैं ऐसे कहता हूं भाई कोई एरिया, ये कोई रेडियस, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दूसरा सर्कल है जिसकी भी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताइए क्या इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख सकता हूं, तो क्या ये पूरी तरह से इसको ओवरलैप करेगा, इसी को बोलते हैं कोइंसाइड करना। तो यूक्लिड ने क्या बोला कि अगर दो चीजें कोइंसाइड करती है तो उन्होंने बोला कि वो दोनों चीजें इक्वल होगी, समझे कि नहीं, बात समझ गए, तो इक्वल है तभी तो कोइंसाइड करेगी। बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको लग रहा होगा कि हमको ये आता है, लेकिन ये इन्होंने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से लिखा है, ठीक है ना, कि अगर दो चीजें कोइंसाइड है तो वो दोनों चीजें क्या होती, इक्वल होती। फॉर एग्जांपल पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, अब आपको बोला जाए कि ये दो पॉइंट इक्वेशन भी है आपके एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 5.1 या 2 के अंदर, कि जैसे ऐसे बोला हुआ है कि भाई कोई लाइन है एबी, ठीक है ना। अब एबी लाइन का जो मिड पॉइंट है, पहले से उन्होंने बोल दिया एबी लाइन का मिड पॉइंट क्या है, सी। तो उन्होंने बोला क्वेश्चन के अंदर कि अगर एक एबी लाइन है, ठीक है ना, दो पॉइंट है एबी, उनको जो ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी और उनका जो मिड पॉइंट है वो सी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है
कि उसी लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट कोई हो, सपोज डी मान लेते हैं, और वो भी क्या मिड पॉइंट होगा। मतलब कहने का ये कहना चाहता है कि क्या एक लाइन के दो मिड पॉइंट कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, हो सकते हैं लेकिन वो दोनों क्या होंगे, कैसे ये प्रूफ करेंगे आगे जाके। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि आप खुद सोचिए कि अगर ये हाफ है, ठीक है ना, और ये भी हाफ है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या कभी हाफ हो सकती है? ठीक है ना। मतलब किसी भी चीज का जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा एक ही होगा। अब उसके ऊपर तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी भाई, ये डी आपको मिड पॉइंट कब मिलेगा, आप डी को मिड पॉइंट कब बोलेंगे, जब सी और डी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? जब डी और सी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो हम बोलेंगे भाई डी और सी दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, इट मींस कि AD इज इक्वल टू AB एंड AC इज इक्वल टू CD। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो एक्सियम फोर्थ के अंदर भी इन्होंने यही बोला है कि थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल। अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करती है तो भी अलग से कोई नंबर ही लिख लेते हैं बेटा, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो कोइंसाइड कर रही है मतलब बराबर भी होती है भाई, कोई सेम चीज ही कोइंसाइड करेगी ना बेटा, समझ गई बात को। चलिए ओवरलैप करना एक तरह से, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है चीजें, आपको सिर्फ जो आपके एक्सियोम्स दे रखे हैं 6-7 एक्सियोम्स है और 4 से 5 कुछ पोस्टुलेट्स है, ये आपको सीक्वेंस मतलब थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, कि कैसे हो रहा है, आपको सीक्वेंस याद भी हो जा रहा है। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला कह रहे हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत ही अच्छा, और ये आपका एक्सियम बहुत काम आएगा आपका। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। मैं आपको ये बोलूं कि बेटा देखो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर सपोज मैं ये वाला इतना पोर्शन जहां पे मैं खड़ा हूं, ये पोर्शन इसका एक पार्ट है, तो आप बताइए कि ये रूम बड़ा है कि ये पार्ट बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, कॉमन सेंस, इसलिए इसको एक्सियम बोला है कि भाई कॉमन सेंस की चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सारे जो एक्सियम पढ़ रहे हैं पोस्टुलेट वो यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन्होंने बोला कि फिफ्थ वाला पोस्टुलेट कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब कोई जैसे ये रूम है, इस रूम का ये पार्ट जहां पे मैं खड़ा हूं, ये वॉल्यूम जहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम इस रूम के वॉल्यूम से छोटा होगा कि बड़ा? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है ना। अब ये का ये जो स्टेटमेंट है, जो एक्सियम है, वो इन्होंने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है ना। तो हम फिर भी दूसरी बार उसको करेंगे। चलिए द फिफ्थ वाला क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मींस ये कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोलो बेटा कि जैसे ये लाइन है, ठीक है ना, ये कोई लाइन है पूरी AB लाइन। अभी हम लाइन भी पढ़ेंगे, ये लाइन सेगमेंट है, वैसे लाइन प्रॉपर लाइन नहीं, लाइन जो होती है उसके एंड्स नहीं होते। अभी हम समझेंगे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ठीक है ना, एंगल क्या होता है, सब समझाऊंगा अभी। सो सपोज कीजिए कि ये चीजें आप सोचिए कि ये सारी बातें लाइन एंगल वगैरह, ये सारी चीजें ज्योमेट्री के अंदर जो आगे चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कि 6 वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, आगे एंगल लाइन के चैप्टर आएंगे, ट्राइंगल वगैरह के, क्वाड्रिलेटरल वगैरह के, उन सारे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई ये सारी ज्योमेट्री की चीजें क्या है, ठीक है ना। यूक्लिड का चैप्टर पहले आ गया, तो पहले आपको ये थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि एंगल वगैरह लाइन वगैरह क्या होता है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। सपोज ये ए बी कोई लाइन है, ठीक है ना, इसका कोई ये पार्ट है, मान लीजिए भाई CD कोई पार्ट। अब आप खुद बताइए कि AB जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन CD होगा कि नहीं होगा? ये ग्रेटर देन का साइन है बेटा, मतलब बड़ा। तो ये यही कहना चाहता है कि जो होल होता है, मतलब पूरी जो चीज है, वो हमेशा उसके एक पार्ट से तो बड़ी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली। या फिर इसको उल्टा ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक पार्ट है वो पूरी चीज से छोटा होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको? ये एग्जाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसे ही पूछ लो कि एग्जाम फिफ्थ वाला जो है वो यूनिवर्सली ट्रूथ है, कैसे प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ कर लीजिए आप इस तरह से, किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में आता है रियल लाइफ का। हमको ज्योमेट्री समझते हैं इसलिए इजी होता है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सिक्स्थ वाला एक्सियम है थिंग्स विच आर डबल। अब देखिए डबल वाला भी फर्स्ट वाला जो हमने किया ना उसका जस्ट से, और एग्जांपल आपको बोले कि x, मैंने बोला भाई x इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल z इज इक्वल टू 2y। भाई x जो है वो भी किसी एक का डबल है और y और z जो है वो उसी सेम का डबल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू z है। आपको एक बार तो समझ कैसा लगा होगा सर क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें
कितने अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि हमको अब ये जो चीजें है ना, ये बिल्कुल अब हमारी क्या है ना, एक तरह से हैबिट में आ गई, इसलिए हमको ऐसा लगता नहीं कि सर कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जब आज से यूक्लिड के टाइम पे की गई थी, बहुत एंशिएंट टाइम के अंदर, तो ये चीजें बहुत बड़ी थी, ठीक है ना, इसलिए इनको इतनी इज्जत दी गई, चैप्टर के तरफ पढ़ रहे हैं। तो अगर x किसी एक डबल के किसी एक चीज का y कोई दूसरी चीज है उसके डबल के बराबर है और z भी उसी के डबल के बराबर है, तो x और z बराबर होंगे कि नहीं होंगे बेटा? सही बात है, ये आपका 6 वाला पोस्टुलेट है, सॉरी एक्सियम है। 7th वाला और लास्ट एक्सियम आपका कहता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। इसका जस्ट उल्टा, कि अगर कोई चीज, ये 6 वाला पोस्टुलेट, ठीक है ना, 7 वाला पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज की हाफ है और वो किसी कोई और चीज उसी चीज की वापस हाफ है, तो आप ऐसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है, y, सॉरी z। बोलो सही, ठीक है ना। ये आपके 6 आपके ये जो एक्सियोम है ये कॉमन ही एक्सियोम है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग लिखेंगे, कभी ऐसा नहीं कि आप इनको एक लिखे। तो 1 to 7 जो आपके एक्सियोम है वो आपको सीक्वेंस याद हो तो बेटर है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस मैटर नहीं की है, बुक में पहले से लिखा है कि जो एक्सियोम और पोस्टुलेट दे रखे हैं वो यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के हिसाब से कोई एक आप सीक्वेंस से नहीं लिखे हुए, फिर भी हमको कभी कभी एग्जाम में आता है तो हमको सीक्वेंस याद होने चाहिए। तो ये सारे एक्सियोम थे, नोट कर ले फटाफट, फिर पोस्टुलेट पे आते हैं, आसान चीज है, ठीक है। चलिए पोस्टुलेट पे आते हैं। अब देखिए बेटा डिफरेंट क्या होगा, पोस्टुलेट मैंने एक्सियोम पढ़ा है आपको, अब मैं जो एक्सियोम की जगह जब मैं पोस्टुलेट पढ़ रहा हूं तो क्या डिफरेंट होगा, सोचिए। डिफरेंट यही होगा कि यही सारी चीज जो आपने देखी ना वही हम ज्योमेट्री से रिलेटेड करके पढ़े, कुछ चीजें ज्योमेट्री की कैसे है। पोस्टुलेट की बात करें, यूक्लिड बाबा का पहला पोस्टुलेट है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। बहुत ही अच्छी बात बोला है कि स्ट्रेट लाइन। बेटा जी आपको एक चीज अगर समझ में आती है, जैसे हम कभी कभी स्केल वगैरह से आपको पता है ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो आप सोचिए कि आपको अगर दो लाइन को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आपने कभी रियल लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्व किया हो किसी जगह पे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं एक पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं। इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी? इन दो को मिनिमम पाथ से मिलाने वाली लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही बोला है कि दो a straight line may be drawn from any one point to any another। किसी भी दो पॉइंट को मिला के हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे A और B। बच्चा बोलेगा सर इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ये कोई रास्ता है, पाथ है, रे, ये लाइन, ठीक है ना। तो किसी भी दो पॉइंट से हम एक लाइन को बना सकते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है ना। सेकेंड वाला पोस्टुलेट क्या है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। अच्छा, दो तीन वर्ड है, इंडेफिनेटली, इनफाइनाइट। इंडेफिनेटली का मतलब होता है जो चीज हमको नहीं पता, जैसे हम इनफाइनाइट की बात करते हैं ना, इनफाइनाइट और इंडेफिनेटली एक ही चीज होती है, जो चीज हमको नहीं पता उसको बोलते हैं। तो अब लिखा है टर्मिनेटेड लाइन, उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो लाइन के एंड पॉइंट हमको पता है कि भाई इसका भी एंड पॉइंट ये बी आपने लिखा, इसका भी एंड पॉइंट आपने ए लिखा, भाई मैंने कोई लाइन को ड्रॉ किया इस तरह से, इस लाइन का मैंने नाम दिया एल। अब आपको नहीं पता कि इसका एंड पॉइंट किधर जा रहा है, इसका एंड पॉइंट किधर जा रहा है, ये इंडेफिनेट की ओर जाते हैं, ठीक है ना, एक अनंत चीज की ओर जाते हैं, इनफाइनाइट की ओर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इस लाइन का एक लाइन सेगमेंट है। तो यहां से आप समझिए कि एक लाइन जो होती है वो पूरी लाइन होती है जिसके कोई एंड्स नहीं होते, जिसके दो कोई एंड नहीं होते, ठीक है ना। ये पूरी एक लाइन, इसके कोई एंड नहीं है, और अगर इसी लाइन के कोई एंड हो जाए तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट। आपको अभी चीजें भले छोटी लगे, लेकिन आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे लाइन का, एंगल का, ट्रायंगल वगैरह की, वहां की चीजें बहुत अच्छे से आएंगी। आप सेगमेंट का एरिया निकालना भी सीखेंगे, ठीक है ना, सेक्टर सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है सब सीखेंगे आप। तो ये बोला है कि अगर एक लाइन के दो एंड है ना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लाइन, ठीक है ना, इसका एक और नाम। अब देखिए ये वाला लाइन, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये लाइन की कोई एंड नहीं और इसके एक एंड है, ध्यान से समझना।
लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों में डिफरेंस आता है, तुम लाइन की जगह लाइन सेगमेंट लिख दोगे। हाँ, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है तो आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइन दे रखा है तो आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको, जैसे हम किसी चीज को मैच के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, अब आपको बोला जाए कि मेरे को ये वाली साइड जो है इसको एक्सटेंड करने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो सर इसकी साइड को, ये वाली साइड को आधा कर लो, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका शेप ही बिगड़ जाएगा, इसका एरिया बदल जाएगा, इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसकी एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं फिर भी ये क्या रहेगा? ट्रायंगल ही रहेगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आपको? तो हम किसी भी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दो लाइन पॉइंट दे दे ए और बी, अब ये कोई लाइन सेगमेंट, ये अगला पोस्टुलेट यही है। आपको बोला है कि लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट होते हैं उनको इनडेफिनेट साइड मतलब अनंत साइड में अगर भेजा जाए तो वो क्या बनेंगे? एक लाइन बनेगी, नहीं बनेगी? लाइन सेगमेंट के अगर दो अलग अलग पॉइंट्स को अगर इनडेफिनेट लाइन मतलब इनफाइनाइट तक भेजा जाए तो एक लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? समझ के बात? लेकिन लाइन दे रखी तो लाइन सेगमेंट कैसे बनाऊं? इसको कोई आप थोड़ी करना है बेटा, समझे कि नहीं बात? ठीक है, चलिए नोट कर ले पोस्टुलेट फर्स्ट वाला। चलिए पोस्टुलेट नंबर 3 कह रहा है सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल जो होता है उसके लिए दो ही चीज चाहिए हमको, सेंटर और रेडियस। तो थर्ड वाला ये ना, थर्ड वाला पोस्टुलेट कह रहा है कि कोई भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमको दो ही पॉइंट चाहिए। पहली बात तो पहला पॉइंट कौन सा? जो सर्कल का होता है सेंटर, वो मान लेते हैं, और दूसरा कोई भी पॉइंट जो उसकी बाहर की आउटर पे पेरिफेरी के ऊपर होता है, आउटर किसी एक जगह पे होता है। अब आप सोचिए इन दो पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट पी, अब आपने पहली बार तो इन दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन बनाई जिसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और अगर इस रेडियस को मैं इसी सर्कल के अंदर इस तरह से अगर ड्रॉ कर लूं तो ये सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? मान के चलो बेटा बनेगा, भले आपको नहीं लग रहा हो फिर भी मान के चले, ठीक है। ये पॉइंट पी है अगर, तो ये कहना चाहता है कि एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमको क्या चाहिए? एक सेंटर चाहिए और एक कोई अदर पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। ये फोर्थ वाला पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहना ये चाहता है कि सपोज एक कोई राइट एंगल इतना बड़ा है, ये सपोज 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये एंगल तो कितना है? 90। अच्छा, अब मैं अगर कोई छोटा बनाऊं 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट अगर बनाऊं तो इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, हो सकता है। तो एंगल कितने भी ड्रॉ करो आप, कितने भी बड़े छोटे, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सो सारे 90 डिग्री के एंगल जो है वो बराबर है, ये कहना चाहता है फोर्थ वाला पोस्टुलेट, ठीक है ना। भले आपको बच्चों वाली बातें लग रही हो बेटा, लेकिन ये सब लिखा हुआ अच्छी चीजें हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला पोस्टुलेट कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। बेटा जी समझ लीजिए क्या है ये फिफ्थ वाला पोस्टुलेट। आई होप कि आपको बहुत फास्ट नहीं लग रहा होगा। बहुत सिंपल चीजें जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं उनको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, चैप्टर के तौर पर इज्जत देके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब तेज कुछ नहीं हो रहा। चलिए, तो फिफ्थ वाला पोस्टुलेट, लास्ट वाला पोस्टुलेट, 5 तरह के पोस्टुलेट है और 7 तरह के आपके एक्सियोम्स है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने। फिफ्थ वाला पोस्टुलेट ये कहना चाहता है बेटा कि कोई दो लाइन है, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन, कोई दो लाइन है, एक लाइन है सपोज ए बी, एक लाइन है सपोज सी डी, मान लेते हैं। ये एंड लाइन को दिखाने के लिए दिखाया जाता है, ये वाला एंड है ना, ये लाइन का नाम देने के लिए आप लाइन को एल और एम भी मान सकते हैं। इस लाइन का नाम सपोज एल है, इसका एम है, बी है, क्यू है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से कहना चाहता है उस वाला पोस्टुलेट कि अगर दो लाइन इसको कोई तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का नाम देते कुछ भी, पी क्यू दे देते हैं, ठीक है ना। अगर दो कोई लाइन थी जो कि किसी एंगल पे इस तरह से बैंड थी, ए बी और सी डी, ठीक है ना, इन दो लाइन से एक कोई तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, वो कौन सी लाइन है? पी क्यू लाइन है। तो इन्होंने ये बोला कि इसके जो मिनिमम साइड वाला जहां पे दो रेज
जहां का एंगल मतलब इंटीरियर एंगल समझते हैं। अभी इंटीरियर एंगल, आपको तो एंगल ही नहीं पता, इंटीरियर एंगल कहां से बताओ। इंटीरियर एक्सटीरियर तो बाद की बात है, पहले तो एंगल समझे क्या होता है। एंगल होता है किसी एक पॉइंट से अगर दो लाइन निकलती है, टू लाइंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, उसको क्या कहते हैं हम, एंगल कहते हैं। अगर एक पॉइंट है उससे दो कोई लाइन या रे निकलती है, ये ए बी जो है वो रे निकल रही है। अगर रे का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड होते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन का मतलब जिसके कोई एंड नहीं होते, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्रेडथलेस लेंथ, लाइन का नाम है, इस चैप्टर में दे रखा है ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन को क्या कहते हैं, ब्रेड्थ नहीं है इसकी, तो ब्रेडथलेस लेंथ बोलते हैं इस लाइन को, ठीक है ना। ये डेफिनेशन सारी यूक्लिड लिखी, ये लाइन सेगमेंट एक लाइन है। और अगर एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट तक जाता है, इसको बोलते हैं रे। सन रे वगैरह आप नहीं बोलते, वो यही, ठीक है। सो अगर एक पॉइंट से दो रे निकलती है, ठीक है ना, तो उन दोनों से उन दोनों के बीच में बनने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यही क्या है, एंगल, ठीक है ना। बात सुनना है आपको। अब इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, अंदर वाले एंगल, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोला यूक्लिड ने कि अगर दो लाइन जा रही है, उन दो लाइन को अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके वो वाले इंटीरियर एंगल, सपोज ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं कि आप मानिए फर्स्ट है सेकंड है, तो उनके वो इंटीरियर एंगल फर्स्ट और सेकंड, और ये वाला मान लेता हूं इंटीरियर एंगल थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाले एंगल, लाइन के अंदर आ रहे हैं ना। और ये बाहर वाले जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल के तौर पर बोलो तो ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, अंदर वाला, और ये ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो समझ में नहीं आ रहा आगे बेटा, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है और ये अंदर वाले क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो किसी भी चीज के अंदर के एंगल को क्या बोलते हैं, किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल। तो यूक्लिड ने ये बोला कि दो लाइन अगर जा रही है, उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो वाले इंटीरियर एंगल, वो वाले एक साइड के इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 से कम होता है, मतलब फर्स्ट उन्होंने ये बोला कि जिनका सम 180 से कम होता है। अब आप डायग्राम सोच के देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर आप करेंगे, एंगल फर्स्ट और एंगल टू का, वो लेस देन 180 आएगा। 180 मतलब उन्होंने बोला टू राइट एंगल का सम। उन्होंने क्या बोला, 90 प्लस 90, उन्होंने बोला टू राइट एंगल का सम, पोस्टुलेट के अंदर से लिखा हुआ है, लेकिन 90 प्लस 90 कितना होता है, 180। तो उन्होंने बोला कि अगर दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके दो ऐसे इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 होता है, उस साइड वाले अगर लाइन को एक्सटेंड किया जाए, जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम आ रहा है, अगर उस साइड वाली लाइन को, वो शायद लेफ्ट हो या राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारी अभी बोर्ड पे क्या दिख रहा है, राइट वाला दिख रहा है। तो उस साइड वाले दो लाइन को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, तो वो किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट जरूर करेगी। इसको नाम दे दीजिए ओ। फिर से बोलता हूं कि अगर पी और कोई एक लाइन, दो लाइन है ए बी और सी डी, कोई भी दो लाइन जा रही है किसी एंगल से, ठीक है, अगर उनको कोई तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि उनके अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल, ऐसे इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 से कम होता है, उस साइड वाली लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो कहां पे मिलेगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेगी। आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। और जिस साइड में दो एंगल का सम, मतलब एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमेशा क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। सीधी सी बात, ये 180 से कम होगा, ये 180 से बड़ा होगा ना, चारों का सम मिला के कितना करना, समझने के बाद ये वाला 180 से कम होगा और ये वाला 180 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो साइड वाला 180 से कम होगा, हमको क्या चाहिए, 180 से कम वाला, तो 180 से जिसका सम का कम होगा, उनको एक्सटेंड करने में वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर कर दे। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का, यहीं से आता है। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। पहले लाइन को समझ लेते हैं, अब सोचिए। आइए फटाफट से न्यूमेरिकल से आते हैं। सो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह से समझेंगे कि क्या चीजें हो रही है। वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ रही है, इसलिए हम कल करेंगे। थैंक यू।